नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रिन सम्राट। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और उन्होंने इस बार कहा है कि बीजेपी जो भी फैसला लेती है वो छीनने के लिए होती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है और उन्होंने कहा है कि एंग्लो इंडियन को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण था, उन्होंने इसे छीन लिया। जीएसटी लागू करके उन्होंने कारोबार छीन लिया, कई कारोबार बंद हो गए। निजीकरण करके उन्होंने आरक्षण छीन लिया। अब वे ज़मीन छीनने के लिए बिल लाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि भारतीय ज़मीनी पार्टी है, जो ये भूमाफिया पार्टी है। देखिए, क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हाँ, संविधान अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंट वाले खराब होंगे तब। इनका जो भी फैसला होता है भारतीय जनता पार्टी का, ये छीनने का होता है। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था, सीटों का लोकसभा में थी, विधानसभा में थी, इन्होंने छीन लिया। नोटबंदी करके रुपया छीना इन्होंने। जीएसटी लागू कर करके कारोबार छीन लिया, उद्योग बंद हो गए। ये छीनने का काम करते हैं। आरक्षण छीन लिया सब। ये प्राइवेटाइजेशन कर करके पूरा आरक्षण छीन लिया इन्होंने। आउटसोर्स कर करके आरक्षण छीन लिया, कह रहे हैं हम कॉर्पोरेशन बना रहे हैं। और इसीलिए वक्फ बिल लाए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जमीनी पार्टी है, ये भूमाफिया पार्टी है। इनके लोग केवल जमीन देखते हैं, कहां जमीन है, छीन लो जमीन। जब से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है, हिंसा वाली घटना हुई है, उसको लेकर सत्ता पक्ष लगातार ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं उस पर लगातार हमलावर हैं। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ममता बनर्जी की सरकार सभी मोर्चे पर फेल है। दंगाइयों का संरक्षण करके हिंदुओं को पलायन करने के लिए विवश करने का काम ममता बनर्जी की सरकार के संरक्षण में हुआ है। अखिलेश यादव ममता बनर्जी की सरकार के प्रवक्ता बनकर उनके बचाव कर रहे हैं, इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है और दंगाइयों का पूरा संरक्षण करके हिंदुओं की हत्याएं करवाने का काम, वहां से पलायित करने के लिए विवश करने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार के संरक्षण में हुआ है। और श्री अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी की सरकार के प्रवक्ता बनकर के उनका बचाव कर रहे हैं, इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। इलाहाबाद में जिस तरीके से आरोप लगाया पीडीए की भर्ती को लेकर, बताया 90% श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए, पगलाए हुए सर यहाँ पे, और इसलिए उनको यह ध्यान में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं। उनकी सरकार में पीडीए के नाम पर केवल वो अपनी बिरादरी के लोगों की भर्ती करते थे और पिछड़ों के नाम पर वोट लेते थे। दलितों की सीटें भी पैसे लेकर के जो सीटें आरक्षित थी उनको देने का काम करते थे। तो समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहने वाली है। हमारी सरकार पारदर्शी है, भ्रष्टाचार मुक्त है, सबका साथ सबका विकास करने वाली है और भर्तियां पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त हो रही हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने लगातार विरोध किया है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार वो विरोध करते आए हैं और इस बार दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सेव वक्फ कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी व्यक्ति ने संसद में कहा कि इस विशेष मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। बीजेपी के किसी व्यक्ति ने संसद में ये कहा था कि इस विशेष मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान उन्हें क्राउन प्रिंस से पूछना चाहिए कि क्या मदीना वक्फ की ज़मीन पर बना है। वक्फ हर मुस्लिम देश में मौजूद है, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या साम्राज्य। में बहुत ज़्यादा अनमोल रतन है, मुगल बादशाह अकबर के पास भी नहीं थे होंगे। मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं कि जब आपका प्लेन सऊदी एयर स्पेस में आया तो मोहम्मद बिन सलमान की एयरफोर्स ने 15 F-15 से आपका इस्तकबाल किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे
एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वफ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो पूछ लें, जब सऊदी अरब जा रहे हैं तो गले मिलते वक्त पूछ लें, ये हबीबी ये सही है क्या? क्योंकि बोर्ड लिखा हुआ है। तो हर इस्लामी मुल्क में, मुस्लिम मुल्क में, चाहे वहां पर जमहूरियत हो या बादशाहत हो, वक्फ का तस्वुर है और रहेगा। वक्फ संशोधन विधेयक का लगातार विरोध हो रहा है, कुछ लोग कर रहे हैं। और झारखंड के रामगढ़ की बात करें तो वहां भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर भारी विरोध किया गया, विशाल जुलूस निकाला गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध मार्च निकाला, जुलूस निकाला। हज़ारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग बैनर, पोस्टर और हाथों में तख्तियाँ लेकर सिद्धू कानू मैदान में जमा हुए। फिर कतारबद्ध होकर पैदल मार्च करते हुए जुलूस की शक्ल में डीसी कार्यालय पहुंचे। मानव श्रृंखला में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियाँ ले रखी थी। कोड अमेंडमेंट जो केंद्र सरकार ने पास किया है उसका हम लोग विरोध जता रहे हैं संवैधानिक तरीके से। एक जुलूस की शक्ल में डीसी को हम लोग एक मेमोरेंडम देंगे जिसमें सारे अंजुमन के लोग, पूरे जिले के लोग, सारे इदारे सरिया के लोग और सारे लोग हम लोग मिलके ये जुलूस को निकाल रहे हैं। और एक गृह मंत्री के नाम से, राज्यपाल के नाम से और राष्ट्रपति के नाम से एक हम लोग ज्ञापन डीसी को सौंपेंगे। जिस तरह से वक्फ कानून में अमेंडमेंट आया है, आप पढ़ेंगे कि हमारी संपत्तियों में डीसी उसमें जांच करेगा, हमारी संपत्तियों में गैर मुस्लिम उसके मेंबर्स रहेंगे। तो साहब, अगर आपको इतना ही सबके भलाई में है तो भाई जैन का भी है, ईसाई का भी है, सिख का भी है, हिंदू का भी है, उसमें भी दूसरे लोगों को आप डालिए ना। देखिए, ये मोदी सरकार विफल है और ये जो देश में उन्होंने जो वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी का, 15 लाख लाने का, स्मार्ट सिटी का, इन मुद्दों को भटकाने के लिए उनका बहुत सॉफ्ट कार्नर होता है मुसलमान के मुद्दों को उठाओ और देश को बंटवारे की ओर ले जाओ। 2 समुदाय में कैसे लड़ाई करा सकते हैं, 2 समुदाय को आप समझा रहे हैं हमें कि हमारे हितैषी के लिए इतना सोचना है तो कुछ मदरसे, स्कूल बनवा दे। बहुत सोचना है तो IIM और इस तरह के कुछ हम लोग को रिजर्वेशन दे दे, तब ना हम मानेंगे कि हमारे हित में सोच रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और सब एक देश में एक छत के नीचे, एक तिरंगे के नीचे और संविधान के मानने वाले लोग हैं। कदम अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अभी एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो उसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां देश भर में विरोध भी हो रहा है तो वहीं बीजेपी नेता इसको लेकर कह रहे हैं कि ये बहुत ही बेहतर संशोधन हुआ है। जो एक पास हुआ है वो संविधान के अनुसार हुआ है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कई लोग बोल रहे हैं कि यह संविधान के अनुसार बिल नहीं है और संसद को बिल पास करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1954 में वक्फ संशोधन विधेयक को संसद ने ही पास किया था और संविधान के प्रावधान के तहत किया। 1995 में वक्फ संशोधन बिल आया और एक्ट बना। 2013 में भी ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिल लेकर आए तब आपको संविधान के प्रावधान याद आ रहे हैं, तब क्यों नहीं याद आए? इसका मतलब है कि अभी जो एक्ट पास हुआ है वह संविधान के अनुसार हुआ है और संसद को उसका अधिकार है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। कुछ कांग्रेस के एमपी भी बोल गए, कुछ हमारे अपोजिशन के एमपी भी बोल गए, कुछ लोग भी ऐसा बोल गए कि ये संविधान के अनुसार बिल नहीं है और संसद को अधिकार ही नहीं है पास करने का। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं जो ऐसा बोल रहे हैं कि 1954 में कौन सी संसद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया और किसने पास किया? संसद ने किया और कोई संविधान का प्रावधान था तभी किया। उसके बाद 1995 में वक्फ अमेंडमेंट बिल आया और एक्ट बना, उस एक्ट में संशोधन हुआ। तो किस प्रावधानों के तहत किया और कौन सी संसद ने किया? फिर 2013 में ऐसे किया। अब नरेंद्र मोदी जी जब लेके आए तब आपको ये सब संसद के अधिकार और संविधान के प्रावधान याद आ रहे हैं, उस समय क्यों नहीं याद आए? इसका मतलब जो अभी 2025 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है वो संविधान के अनुसार हुआ है और संसद को इसका अधिकार है। लेकिन सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट है खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो कह रहे हैं कि हम एक
सरकार को एक संदेश भेजना चाहते हैं कि ये जो कंट्री है सरकार की मैनिफेस्टो के आधार पर नहीं चलेगी, जो भी वो चाहेंगे ऐसा हो जाए, ये बिल्कुल भी नहीं। नहीं, संविधान के अनुसार ही चलेगी और संविधान के अनुसार ही हम ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे ये जो कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, उनका मैंने कुछ स्टेटमेंट सुने हैं, उसमें वो क्या कहते हैं कि सरकार शायद धार्मिक भावनाओं के साथ हस्तक्षेप कर रही है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि धार्मिक भावनाओं से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। जो वक्फ की संपत्ति है उसको मैनेजमेंट करने का काम है ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, और जो धार्मिक भावनाएं के अनुसार जो मुस्लिम समाज को आचरण करना है, उनकी भावनाएं भी, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता भी सुरक्षित भी है और संरक्षित भी है। तो आपको क्या लगता है सर? वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आम मुसलमान को इससे बहुत फायदा है और आम मुसलमान खुश है इस बिल को लेकर। और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की उन्होंने जिक्र की। मुर्शिदाबाद में जो हालात उन्होंने पैदा की है, मुख्यमंत्री कांग्रेस और उनकी पार्टी के सहयोगी जो भी कहते हैं वे संसद द्वारा बनाए गए कानून को नहीं मानेंगे, वे देश के संविधान को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हम 2014 में पहली बार मंत्री बने, हमने सारी ज़िंदगी विपक्ष में बैठकर काम किया है, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि संसद के कानून को नहीं मानेंगे। ये लोग जो काम कर रहे हैं उससे देश को बहुत नुकसान होने वाला है और उन्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। मुसलमानों में भी एक बड़ा वर्ग अब आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दे रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सभी मुसलमान विरोध कर रहे हैं। इस समय आम मुसलमान वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहा है और इसका स्वागत कर रहा है। सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हालत किया है, जो मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस और उनके जो दल के साथी जो भी ये कहता है कि संसद का बनाया हुआ कानून को नहीं मानेंगे, तो देश का संविधान को ही नहीं मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बात करके और उसी बाबा साहब को इन लोगों ने इंसल्ट किया, पहले भी आज भी कर रहे हैं। हम लोग जब विपक्ष में थे, हम तो पहली बार 2014 में मंत्री बने। हमने जिंदगी भर हम लोग विपक्ष में बैठ करके काम किया है। हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि संसद का कानून को हम नहीं मानेंगे। हम लोगों ने कभी भी सड़क पर उतर के ये नहीं कहा। हम लोग दबाव डालते थे, कानून बदलना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, ये कहते थे। हमने कभी ये नहीं कहा कि संसद का कानून को हम नहीं मानेंगे। हम कैसे कह सकते हैं इस देश का नागरिक होते हुए? इसलिए ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये देश को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं और ये गलत फहमी में ना रहे। मुसलमानों में भी बहुत बड़ा वर्ग के लोग, लाखों लोग आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं, थैंक यू बोलने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास भी लाखों लोग आ रहे हैं। इसलिए ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पर उतारने का नाटक कर रहे हैं। आम मुसलमान इस वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूरा देश एक साथ है और इतना बड़ा देश का संपत्ति को लूटने वालों को हम लोग पूरा लोगों के सामने में एक्सपोज करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद हम पूरा सूची देने वाले हैं। ये जो नाटक कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का नाम से जो लूटे जा रहे हैं, इन लोगों का हम लोग सूची जारी करेंगे, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने कितने सालों तक गरीब मुसलमानों के नाम में लूटा है, वक्फ संपत्ति को लूटा है, हम लोग एक्सपोज करेंगे। इसलिए कोई इस कंफ्यूज में नहीं रहना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एक साथ है और हमारा सरकार ने जो काम किया है, मोदी जी ने गरीब मुसलमानों के लिए इतना जो बड़ा कदम उठाया, इसको हम सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। मैं खुद संबंधित मंत्री, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के चेयरमैन भी मैं खुद हूं और हम इंश्योर करेंगे कि हरेक वक्फ संपत्ति, लाखों करोड़ों इस संपत्ति से पैसा आएंगे, वो गरीब मुसलमानों को फायदा होना चाहिए। इसका नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर सीधे सीधे निशाना साधा है और उन्होंने कई बातें कही हैं।
भाई बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी उन्होंने कई बातें कही। और जेपीसी की बैठक में भाग लेने के लिए जब संसद भवन पहुंची तो उनके हाथ में एक बैग आप देख रहे हैं जिस पर नेशनल हेराल्ड की लूट ये लिखा हुआ है उनकी बैग पर। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने इसको लेकर कहा कि यह पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ। हाल ही में ईडी ने जो चार्जशीट दायर की गई है ईडी के द्वारा वो बहुत ही गंभीर है। उदाहरण जाहिर करती है कि जहां पर कांग्रेस की एक पुरानी विचारधारा उभर कर सामने आती है। यह बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प लिया। यह यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का स्वामित्व 76% गांधी परिवार के पास है और इसलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस की शीर्ष नेताओं की जवाबदेही बनती है। आप ये देखिए, ये पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। वो सेवा की आड़ में सार्वजनिक संस्थाओं को अपनी पर्सनल जागीर बढ़ाने का एक औजार बना लेती है। बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। मैम, लेकिन जब ये कार्रवाई होती है, ईडी की तरफ से पूछताछ होती है, चार्जशीट होती है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है और टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जी, इसे कहते हैं एक तो चोरी और फिर सीना जोड़ी। मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो इतना गंभीर आरोप लगा है जो चार्जशीट से उभर कर आया है कि पॉलिटिकल फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने उसका दुरुपयोग कर ये लोन दिया। 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति हड़प ली गई मात्र 50 लाख रुपए में। इसकी जवाबदेही बनती है कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की। यंग इंडिया लिमिटेड जो है आज के दिन उसकी 76% ओनरशिप गांधी परिवार की है। अगर आप एजेएल को देखें तो 600 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति उसके नीचे है। 90 करोड़ से ज्यादा इलीगल संपत्ति यंग इंडिया लिमिटेड के पास है। इस सब में भाजपा का क्या लेना देना? ये इस देश की जनता का पैसा है, ये इस देश की सार्वजनिक संपत्ति है जो निजी जागीर की तरह हड़प ली। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के बयान का पलटवार हुआ है और इसके बयान को कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि बांसुरी स्वराज पहले ये बताएं कि लूट कहाँ हुई है। बांसुरी स्वराज पहले ये बताएं कि लूट किधर हुई है, कहाँ हुई है। उन्होंने कहा कि गांधी सबसे न केवल अंग्रेज डरते थे बल्कि अब बीजेपी भी डरी हुई है। जो मामला पहले ही बंद हो चुका है, पहले ही इस पर सभी बातें सामने आ चुकी है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो इस प्रकार के आरोप क्यों? उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि यह इनका बीजेपी जो है वो मुद्दों से भटकाने के लिए एक कुत्सित प्रयास है और कहीं ना कहीं वे कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार को बदनाम करना चाहते हैं। बांसुरी स्वराज जी स्वयं के सम्मानित नेता, कल वो बताए ना लूट कहाँ हुई है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। और नेशनल हेराल्ड मैंने कहा कि गांधी शब्द से न केवल अंग्रेज डरते थे बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है। और जो चीज ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, पहले भी इस पे सारी चीजें आ चुकी, क्लियर हो चुकी है, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो फिर इस प्रकार आरोप क्यों? मैं समझता हूं मुद्दों से भटकाने का इनका एक कुत्सित प्रयास है और कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ साथ गांधी फैमिली को यह बदनाम करने की इनकी एक कुत्सित प्रयास है, मैं यही कहना चाहूंगा। लेकिन सर भाजपा कह रही है ना कि जांच अगर हो रही है तो हो जाने दीजिए जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसके पहले भी जांच नहीं हुआ क्या? इसके पहले भी जांच हुआ, जांच होने के बाद क्लोजर रिपोर्ट हो गए। तो मैं समझता हूं जानबूझ के इस प्रकार की, क्योंकि सत्ता इनके पास है, इनके जो संवैधानिक संस्था उनका यह दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस प्रकार की ये कहीं न कहीं मैं समझता हूं प्रतिशोध की राजनीति भी कर रही है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।